रेडी रेडी स्टार्ट। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा हुआ करती है। स्वतंत्र राष्ट्रों की पहचान का एक माध्यम उसकी अपनी भाषा का होना माना जाता है। राष्ट्रों की विचारधारा, भावों की संपत्ति, रीति नीतियाँ और संस्कृति आदि हर चीज़ उसकी अपनी भाषा में रचे गए साहित्य में सुरक्षित रहा करती है। जिस राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं होती उसका साहित्य भी नहीं हुआ करता, संस्कृति भी सुरक्षित नहीं रह पाती। ऐसे राष्ट्र को सबसे बड़ा दरिद्र और हीन माना जाता है। न तो उसकी अपनी परंपराएं बन सकती हैं, न रह ही पाती हैं। धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से भी उस राष्ट्र का नाम मिट जाया करता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रों के स्वतंत्र निर्माण, विकास और सुरक्षा में उसकी राष्ट्रभाषा का बहुत अधिक योगदान रहा करता है। इससे राष्ट्रभाषा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है उसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसमें कौन कौन से गुण रहने चाहिए। प्रायः सभी समझदार आदमी मानते हैं कि सर्वव्यापकता राष्ट्रभाषा का पहला मुख्य गुण और विशेषता है, अर्थात वही भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसका विस्तार और प्रभाव क्षेत्र व्यापक हो, जो देश के सभी भागों में कम से कम समझी तो जाती ही हो। यदि बोली भी जाती हो तो और भी अच्छी बात है। यदि देश के सभी भागों में समझी और बोली न जाती हो तो अधिक से अधिक भागों में तो ऐसा होता ही हो। इसके बाद जिस भाषा को देश के अधिक से अधिक लोग पढ़ और लिख सकते हों वह राष्ट्रभाषा हो सकती है। मुख्य रूप से या प्राथमिक और ऊपरी रूप से राष्ट्रभाषा के यही गुण और विशेषताएं मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि उस भाषा में सबसे अधिक साहित्य रचा गया होना चाहिए। साहित्य भी ऐसा कि जो पूरे देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति नीतियों, अच्छी परंपराओं, भावों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। देश, जाति का धर्म, गौरव और महत्व का गान भी उसी भाषा के साहित्य में होना चाहिए। बनावट की दृष्टि से भाषा का स्वरूप सरल और वैज्ञानिक हो, अपने आप में पूर्ण हो, सब प्रकार के भावों और विचारों को प्रकट कर पाने में समर्थ हो, उसे उच्चारण के अनुसार ही पढ़ा और लिखा जा सके। कुल मिलाकर इन सब प्रकार के बाहरी भीतरी गुणों और विशेषताओं से युक्त
संपन्न भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। इस प्रकार के गुणों वाली भाषाएं संसार में बहुत कम हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही किसी देश की राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। जब हम इन गुणों और विशेषताओं को ध्यान में रखकर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हिंदी भाषा में ये सारे गुण अपने जन्म काल से ही विद्यमान रहे हैं। यही कारण है कि संस्कृत के बाद जन्मी भाषाओं का काल समाप्त होने के बाद मध्यकाल में आकर जिस भाषा को सबसे अधिक महत्व मिल सका वह हिंदी ही है। उस काल में भी इस भाषा को पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी जगह समान रूप से समझा जाता रहा। सबसे अधिक साहित्य वह भी जातीय गौरव से भरा हुआ साहित्य इसी भाषा में रचा जाता रहा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासनकाल में जब देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा था तभी राष्ट्रपिता गांधी के प्रयत्नों से सारे देश ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानकर प्रचार प्रसार करना भी आरंभ कर दिया था। आज मद्रास, बंगाल आदि जिन प्रदेशों में हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में ही विरोध किया जाता है, तब इन्हीं प्रांतों के भाषा वैज्ञानिकों और राजनेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा तो माना ही, इसका प्रचार प्रसार भी किया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में संविधान बनने और उसके लागू होने से पहले ही हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा मान लिया गया था। क्यों? इसलिए कि ऊपर जो गुण और विशेषताएं बताई गई हैं, बुनियादी रूप से वे सब इस भाषा में विद्यमान हैं। सन 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद सन 1950 में जब देश का अपना संविधान बनकर लागू हुआ, तब भी देश की राज्य और राष्ट्रभाषा हिंदी को ही घोषित किया गया। लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी गई, वह यह कि अगले 15 वर्षों अर्थात सन 1965 तक अंग्रेजी ही राष्ट्र और राज्य भाषा बनी रहेगी। इन 15 सालों में सभी प्रांतों की सहमति से हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर बैठाने की तैयारी कर ली जाएगी। कितनी विडंबना, मजाक बल्कि मूर्खता की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही जिस भाषा को राष्ट्रभाषा मान लिया गया था, उसे स्वतंत्रता प्राप्ति के 15 वर्षों बाद उसका उचित पद देना था। इस मूर्खतापूर्ण कार्य का परिणाम यह निकला कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण कल के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के हिमायती आज उसके विरोधी हो गए। ब्राह्मण।